नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ हुआ। हाँ नमस्कार। ये वाकई एक बहुत ही भयानक हादसा था। हम कोशिश करेंगे कि जो जानकारी उपलब्ध है अहमदाबाद विमान दुर्घटना एक दुखद समीक्षा नाम के सारांश से उसके मुख्य पहलुओं को समझें। बिल्कुल। तो ये फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, बिल्कुल नया विमान VTANB। हाँ, नया विमान था और 12 जून 2025 दोपहर लगभग 1:39 पर इसने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था शुरुआत में। विमान में कितने लोग थे? कुल 242 लोग थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। और फिर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बहुत ही जल्दी कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने मेडे कॉल जारी किया। उन्होंने बताया कि इंजन में थ्रस्ट लॉस हो रहा है, मतलब इंजन पावर खो रहे थे। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, खासकर टेक ऑफ के वक्त। बेहद खतरनाक। और इसके फौरन बाद ही विमान नीचे आया और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। ओह, मतलब आबादी वाले इलाके में। हाँ, सीधे हॉस्टल की बिल्डिंग पर। और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान में तुरंत विस्फोट हुआ, आग लग गई और बहुत घना काला धुआं उठा। तस्वीरें बहुत भयानक थीं। जाहिर है इतने बड़े हादसे में हताहतों की संख्या वो बहुत ज्यादा रही होगी। हाँ, आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मृत्यु हो गई। 241? है भगवान, सिर्फ एक व्यक्ति बचा? सिर्फ एक, पूरे विमान में? ये कैसे मुमकिन है? अविश्वसनीय है लेकिन सच है। एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश जो सीट 11A पर बैठे थे वो बच गए, और वो भी सिर्फ मामूली चोटों के साथ। इसे चमत्कार ही कह सकते हैं। ये तो वाकई शब्द नहीं है। लेकिन हादसा सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रहा होगा, क्योंकि वो हॉस्टल पर गिरा था। सही कहा, जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। हॉस्टल में रहने वाले कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल भी हुए। मतलब ये त्रासदी कई परिवारों तक पहुंच गई। बचाव कार्य तो बहुत बड़े पैमाने पे करना पड़ा होगा। बहुत बड़े पैमाने पर। CRPF के करीब 150 जवान, NDRF की टीमें, भारतीय सेना के इंजीनियर्स और मेडिकल यूनिट्स, गुजरात पुलिस, फायर ब्रिगेड, सब तुरंत मौके पर पहुंचे। मेडिकल सुविधाएं भी दबाव में आ गई होंगी। बिल्कुल, खासकर अहमदाबाद का सिविल अस्पताल। वहां एकदम से इतने सारे घायलों को संभालना बहुत चुनौतीपूर्ण था। मास कैजुअल्टी सिचुएशन थी वो। शवों की बरामदगी और पहचान, वो भी एक मुश्किल काम रहा होगा। हाँ, शुरुआत में 204 शव निकाले गए थे, लेकिन धीरे धीरे पहचान की प्रक्रिया के बाद 250 से ज्यादा लोगों के अवशेष उनके परिवारों को सौंपे गए। इसमें विमान यात्री और जमीन पर मारे गए लोग दोनों शामिल थे। इस सब के बीच हादसे की वजह जानना सबसे जरूरी हो जाता है। जांच कब शुरू हुई और क्या स्थिति है उसकी? जांच तो फौरन ही शुरू कर दी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्लैक बॉक्स ढूंढना, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। वो मिल गए हैं। अच्छा, ये अच्छी खबर है। हाँ, ये जांच के लिए बहुत जरूरी है। विमान का मलबा भी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है ताकि उसकी फोरेंसिक जांच हो सके। भारत की एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI, इनकी एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जांच कर रही है। क्या इसमें बाहर की एजेंसीज भी मदद कर रही हैं, क्योंकि विमान बोइंग का था? बिल्कुल। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के एक्सपर्ट्स, अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB के विशेषज्ञ और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, ये सब जांच में सहयोग कर रहे हैं। और शुरुआती जांच किस दिशा में जा रही है, क्या पता चला है? देखिए, अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो दोहरे इंजन फेलियर, यानी दोनों इंजनों के एक साथ काम बंद कर देने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोनों इंजन एक साथ 787 जैसे आधुनिक विमान में ये कितना कॉमन है? ये बेहद असामान्य है, बहुत ही रेयर। मॉडर्न जेट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो वो दूसरे इंजन पर सुरक्षित उड़ान भर सकें और लैंड कर सकें। दोनों का एक साथ फेल होना ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। किस तरह के सवाल? सवाल विमान के डिजाइन पर, उसके मेंटेनेंस पर, एयरलाइन के ऑपरेशनल प्रोसीजर पर, कई चीजों पर। ये भी संकेत मिले हैं कि शायद इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला RAT यानी रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय हुआ था। ये तभी होता है जब मेन पावर सोर्स फेल हो जाते हैं। समझ गया। इस घटना का असर एविएशन इंडस्ट्री पर कैसा रहा, बोइंग और एयर इंडिया पर खास तौर पर? असर तो तुरंत दिखा। जैसे ही खबर फैली, बोइंग के शेयर लगभग 7% गिर गए।
जीई एरोस्पेस के शेयर भी करीब 3% नीचे आए। क्या भारत में 787 की उड़ानों पर रोक लगा दी गई? नहीं, अभी तक भारत में 787 पर कोई पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन दुनिया भर में इन विमानों की जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है और भारत में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हुई है। अच्छा, उसमें क्या मांग है? याचिका में मांग की गई है कि जब तक एयर इंडिया के बोइंग बेड़े का सेफ्टी ऑडिट पूरा नहीं हो जाता, तब तक उन्हें अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया जाए, मतलब उनकी उड़ानें रोक दी जाएं। ये तो एयर इंडिया के लिए बड़ी चुनौती होगी। पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए क्या किया गया? एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है टाटा समूह, उन्होंने घोषणा की है कि हर मृतक यात्री के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हुए हैं उनकी भी पूरी मदद की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री सबने घटनास्थल का दौरा किया, शोक जताया और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। दुनिया भर से, खासकर यूके से शोक संदेश आए क्योंकि कई ब्रिटिश नागरिक भी इस विमान में थे। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना है, भारी जान का नुकसान, एक ऐसा उत्तरजीवी जिसकी कहानी अविश्वसनीय लगती है, एक जटिल जांच जो अभी चल रही है और एविएशन सेफ्टी पर बहुत गंभीर सवाल। बिल्कुल सही, ये बोइंग 787 के इतिहास की सबसे घातक दुर्घटना है और भारतीय एविएशन के लिए तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है ही, साथ ही एक अहम मोड़ भी। इसने 787 की विश्वसनीयता पर और एयरलाइंस की मेंटेनेंस प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये दुर्घटना विमान सुरक्षा के सर्टिफिकेशन प्रोसेस और एयरलाइन के रखरखाव के तरीकों के बारे में किन गहरी सिस्टमिक कमियों को उजागर कर सकती है? क्या इसके सबक सिर्फ इस एक विमान या एक एयरलाइन तक सीमित है या इनका असर वैश्विक स्तर पर होना चाहिए?